चैप्टर 2 10 मिनट में वीडियो हो जाएगी खत्म। वन शॉट वीडियो है, बिल्कुल देखे रहना। अब लास्ट मिनट वीडियो भी इसको बोल सकते हो। 10 मिनट में गिनना, 10 मिनट तक बस चैप्टर हो जाएगी तुम्हारा खत्म। चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 1990 तक। बड़ा ध्यान से सुनना। बस लास्ट मिनट अगर तुम रिवीजन करना चाहते हो, कुछ नहीं देखा, बस एग्जाम से पहले 1 मिनट देख लूंगा बस वीडियो को, काम खत्म। 10 मिनट में हो जाएगी चैप्टर खत्म। देखो फटाफट से क्या हो जाएगी। चैप्टर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बस जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ना। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, पहला सेंट्रल प्रॉब्लम। यानी हमारे पास दो टाइप की गुड्स है। कौन सी? एक आ गया देखो कैपिटल गुड्स और एक क्या आएगा तुम्हारा कंज्यूमर गुड्स। दोनों में कंफ्यूजन है कि हम कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाओ कि हाउ टू प्रोड्यूस। यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम किसकी है? चूज ऑफ टेक्निक, कौन सी टेक्निक यहाँ पे यूज करेंगे? लेबर इंटेंसिव और यहाँ पे क्या हो गया कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में क्या होगा? मैन पावर को यूज करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होगा? मशीन पावर को यूज करते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया हाउ टू प्रोड्यूस में। फिर आ जाओ फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे? दो सेक्शन की पीपल रहते हैं, तो एक पोर सेक्शन हो गया, एक रिच सेक्शन हो गया। तो पोर के लिए करोगे, रिच के लिए करोगे, वो भी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम में 3 तरह की प्रॉब्लम आ गई। कौन सी? हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, तीनों प्रॉब्लम हो गई। अब आगे आ जाओ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी सिस्टम। ये क्या है देखो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी सिस्टम। ध्यान देना क्या हो गया यहाँ पे टाइप ऑफ इकोनॉमी सिस्टम। नंबर 1 कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और इसको हम क्या बोलते हैं? लेजिस्फेयर इकोनॉमी बाय एडम स्मिथ। लेजिस्फेयर का मतलब क्या हो गया? फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यानी इस इकोनॉमी में ओनली मार्केट यानी डिमांड एंड सप्लाई प्राइस को डिटरमाइन करेंगे, गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं करेगी। ठीक है, तो आगे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या होगा? इसको किस लिए बोलते हैं हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? यहाँ पे देखो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। बिल्कुल कौन डिसाइड करेगा? मार्केट फोर्स यानी प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगी। फिर सेकंड आ जाओ, इसको हम क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसको हम वेलफेयर इकोनॉमी के नाम जानते हैं। फादर कौन है इसकी? कार्ल मार्क्स है। तो यहाँ पे जो डिसीजन होगी वही सेम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पे डिसाइड करेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। याद रखना, जितना पढ़ रहे हो उतना याद रख के जाना। फिर आ जाओ मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में क्या होगा? यहाँ पे जॉइंटली डिसाइड होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। जॉइंटली डिसाइड कौन करेगा? यहाँ पे गवर्नमेंट एंड मार्केट फोर्स मिलकर डिसाइड करेंगे। मिक्स इकोनॉमी जो इंडिया में एडप्टेड है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई इंडिया ऑप्टेड मिक्स इकोनॉमी? ऑप्टेड मिक्स इकोनॉमी। इंडिया मिक्स इकोनॉमी क्यों ऑप्ट किया? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डिल्यूशन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप नॉट पॉसिबल। यानी जो प्राइवेट ओनरशिप है वो कंप्लीटली हटा नहीं सकते। और सेकंड क्या तुम्हारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये भी पॉसिबल नहीं था। क्यों? अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम अप्लाई करते हैं तो जो पुअर सेक्शन है वो पुअर रह जाएगी, जो रिच है वो रिच होते जाएगी। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको मना कर दिया कि नहीं ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या करनी है? दोनों सेक्शन को हमको बढ़ावा देनी है। आगे देखो विद द बेस्ट फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, हम क्या लेके आगे? दोनों को लेके आगे, जिसकी हमने क्या बोला यहाँ पे? मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं हम, दोनों की फीचर को हम लेके आगे थे। तो इंडिया अभी क्या अडॉप्ट करा? मिक्स इकोनॉमी। तो आंसर आगे समझ में। फिर नेक्स्ट आ जाओ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग की हम बात करेंगे। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इकोनॉमिक प्लानिंग कहां से आया, कहां से हमने उधार ली इकोनॉमिक प्लानिंग को। तो देखो इकोनॉमिक प्लानिंग, फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग कौन है? यहाँ पे देख लो, फादर ऑफ 5 ईयर प्लान ये कौन है? ये भी यहाँ पे मैंने डाल दी। और सेटिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन इंडिया में, इसको ढंग से बिल्कुल पढ़ लेना, दोनों फादर में कभी भी पूछूंगा। अभी देख लो सेटिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन 1950 में हुआ। चेयरपर्सन इसकी कौन है? चेयरपर्सन हमारा प्राइम मिनिस्टर है। फ्रॉम 1 जनवरी 15, ये जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उस टाइम पे, आज की डेट में प्लानिंग कमीशन नहीं है, क्या बन गया? ये नीति आयोग बन गया। कब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? 1 जनवरी 15 कन्वर्टेड इनटू नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म क्या है? मुझे पक्का कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे देखो प्लानिंग जो हुआ, हमने प्लानिंग को कितने पार्ट में डिवाइड कर दी? प्लानिंग को हमने डिवाइड कर दी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और यहाँ पे रूलिंग प्लान। लॉन्ग टर्म क्या है? जो यानी बड़ा सा प्लान था, यानी पूरा जो 20 ईयर में हम अचीव करेंगे, 20 ईयर्स में अचीव करेंगे, उसको हम क्या बोल दिए? लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? जो एक्चुअली जो होते हैं हमारे पंचवार्षिक योजना, 5 साल की जो योजना होता है वो तुम्हारा क्या है? शॉर्ट टर्म प्लान उसको बोलेंगे। रूलिंग प्लान ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल जितने बार हमारे देखो पहला जो 3 5 ईयर प्लान था वो तो कंटिन्यूसली आया, नेक्स्ट कंटिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी आती है, यानी कोई वार हो गया या कुछ और इमरजेंसी आई, तो इसमें क्या होगा? हमारा रूलिंग प्लान ही काम करेगा। ठीक है, याद रखना। रूलिंग प्लान कब कब हुई है?
वो यूपीएससी जब एग्जाम दोगे तो पढ़ोगे, यहाँ पे सिलेबस बड़ा हो जाएगा, इसलिए इतना ही दिया हुआ है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 से लेके 1956 तक पहला 5 ईयर प्लान। लास्ट कौन सा? 12th 5 ईयर प्लान था। कब से लेके कब तक? यहाँ पे अगर तुमको नहीं पता तो लिख लो, लास्ट 5 ईयर प्लान कब से लेके कब तक था? ये था 2012 से लेके 2017 तक था लास्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, याद रखना, ये जिसको बोलते हैं हम 12th 5 ईयर प्लान, ठीक है, 12 से लेके 17 तक। अब आ जाओ गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान की क्या गोल है? देखो क्या गोल है 5 ईयर प्लान की। पहले क्या आ जाएगा? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब एक्चुअली में क्या है? राइज इन कंट्रीज कैपेसिटी इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंट्री की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? ग्रोथ। यानी ह्यूज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का क्या डेफिनेशन है? यहाँ पे लिख दिया, देखना, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ए कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल पीरियड। यानी तुम्हारे कंट्री में जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है बिटवीन ए फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 अप्रैल टू नेक्स्ट 31 मार्च तक, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा, ठीक है। मैम को बुलाओगे अभिषेक? क्या कहेगा? मैम को आप लेने जाओगे अभिषेक? गई नहीं होगी। छुट्टी है? हाँ, कहाँ अभिषेक? फोन आया था, सब पूछ रहा था। अरे नहीं, कोई नहीं, रहते इसको। हो गया यहाँ तक? आगे देखो रे, फिर क्या आएगा? ये हमारा पहला गोल अचीव हो गया, ग्रोथ। फिर आ जाओ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब है? एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक। बस दो चीज ध्यान देना, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन एंड गुड एंड सर्विसेज, बस इतना देखना, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। सेकंड क्या आ गया? चेंज इन सोशल आउटलुक। यानी आउटलुक का मतलब क्या है? जेंडर इक्वालिटी को चेंज करनी, यानी सेम इक्वालिटी देनी है मेल एज वेल एज फीमेल को, ठीक है, याद रखना। और फर्क का पार्टिसिपेशन, यानी अगर मान लो, देखो हमारे नॉर्मल घर में हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या कि हमारा जो मम्मी आए वो हम घर में रहते हैं और जो पापा जाते हैं कहाँ पे? काम करने के लिए, बाहर ऑफिस जाते हैं, मैक्सिमम घर पे, चाहे बहुत पैसा हो तो वैसे ही घर में रहते हैं, कोई यहीं पैसे की जरूरत नहीं है। पर एक्चुअली क्या होता है? पार्टिसिपेशन यहीं पे हमारे घर में ही आधा हो गया, यानी घर में एक इंसान काम कर रहा है, बाकी एक इंसान अपने घर चलाने में हेल्प कर रहा है, भले ही वो क्या नाम है इसका, घर में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वो इकोनॉमी काउंट नहीं करता। हमने पढ़ा है मैक्रो में इसको, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन होता है टुवर्ड्स जीडीपी, ये कम हो गया, इस पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दो, ठीक है, यानी घर में दोनों इक्वल स्टेटस में रहेंगे। उसके बाद सेल्फ रिलायंस पे आ जाओ। अचीव डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेस, यानी यहां पे क्या है? सेल्फ रिलायंस का क्या मतलब क्या है? आत्मनिर्भर, यानी बाहर फॉरेन इंपोर्ट के ऊपर हम डिपेंड नहीं होंगे। जो फॉरेन से इंपोर्ट करते थे वही हम क्या करेंगे? ट्राई करेंगे अपनी खुद की कंट्री में इसको क्या करने के लिए? बिल्डअप करने के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। प्रमोशन ऑफ इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, वही है फॉरेन की तरफ ना देख के हमारे कंट्री में जो फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं उसी को सब्स्टिट्यूट इंडिया में बनानी है। रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंसी, यानी जाहिर सी बात है उनकी कंट्री से सामान नहीं मंगा रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड नहीं है, उनकी इंटरफेरेंस भी कम हो जाएगी। अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, भैया इक्विटी पे आ जाओ। यानी जो हमने अभी 3 पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया रे? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, ये आधे अधूरा है विदाउट इक्विटी। कैसे? अगर ये सारे इकोनॉमिक कंडीशन जो गोल है, अगर सारे ऑल सेक्शन ऑफ पीपल के ऊपर अप्लाई नहीं किया गया तो क्या हो जाएगा? कंट्री तो डेवलपमेंट कर ही नहीं पाएगा, फिर वैसे ही हो जाएगा रिच रिच और पुअर पुअर। इन इसी बात को लेकर हमने क्या लेके आए? इक्विटी, एप्लीकेशन ऑफ द अबव गोल्स अमंग ऑल द सेक्शन ऑफ पीपल, सारे सेक्शन ऑफ पीपल के ऊपर इसको अप्लाई करना जरूरी है। इट क्लियरली मीन्स ईच एंड एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट इट्स बेसिक नीड, यानी एटलीस्ट, यानी यहाँ पे कोई गरीब ना रहे, हर एक इंडियन अपनी बेसिक नीड क्या होता है? 5 चीज याद रखना। क्या क्या होता है? हेल्थ, एजुकेशन, फूड, शेल्टर और क्या है बताओ? यानी जो रोटी कपड़ा मकान है वो तो है ही है, साथ साथ में दोनों ऐड कर देना, हेल्थ भी है और एजुकेशन भी है। ये 5 चीज को हम क्या बोलते हैं? बेसिक नीड बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। आओ जी आ जाओ एग्रीकल्चर में। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? इंडिया इंडिपेंडेंट तो हो ही गया, बट हमारे जो प्राइमरी सेक्टर थे जहां से पूरा 75% मिनिमम जो पॉपुलेशन था वो एटलीस्ट, मिनिमम मतलब एटलीस्ट 75% पूरा जनता की किसके ऊपर डिपेंड था? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड था। तो अगर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड था तो जाहिर सी बात है सबसे पहले उसी को सुधारना पड़ेगा। तो देखो फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर एट ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुका था। क्या क्या था? लो प्रोडक्टिविटी थी, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट था,
हाई डिपेंड अपन रेनफॉल, क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटी थी नहीं हमारे पास। नो सरप्लस फार्मिंग, यानी हमने कभी सरप्लस फार्मिंग की नहीं, क्या की, सफिशिएंट फार्मिंग की, यानी क्या किया, हैंड टू माउथ, जितना करा उतना खा गया, मार्केट के लिए कुछ बचा कि नहीं रखा। उसके बाद ओल्ड टेक्निक हम यूज करते थे, प्रिमिटिव टेक्निक, 2 बैल लाओ हल जो, तो वो वाला टेक्निक यहाँ पे था। लैंडलॉर्ड ओनली पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट, जो जमीन की एक्चुअली जिसको बोलते हैं हम जमींदार, वो बस प्रॉफिट में हिस्सा लेते थे, यानी जमीन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं हो उनको। स्मॉल लैंड होल्डर्स, बाकी जिसके पास जमीन था, बड़े छोटे छोटे लैंड होल्डर्स थे, वहां पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करनी पॉसिबल नहीं थी। तो ये सारे फीचर्स थे जो कि हमारे एग्रीकल्चर के सेक्टर को डाउन करके रखे थे। अभी हम क्या करेंगे, देखो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया, फटाफट से देख लो इसको। लैंड रिफॉर्म, यानी लैंड रिफॉर्म किया सबसे पहले, यानी चेंज द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग फ्रॉम जमींदार टू टीलर, यानी जमीन से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया वन टाइप की जमीन को। जिसके पास बहुत जमीन था, यानी सेंट्रलाइज होकर था जमीन, उसको गवर्नमेंट अपने पास ले लिया अकॉर्डिंग टू किसान की नीड, यानी पर इंडिविजुअल हमने क्या कर दी, फिक्स कर दी कि इसके पास इतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जमीन रहेगा, तो उसके बाद हम इसको क्या कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लाके टीलर को दे दिया। तो हुआ क्या, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम को हमने हटा दी। फिर क्या की, यानी इसमें से क्या हुआ, जो 2 करोड़ टिनान थे जिसको बोलते हैं हम टीलर, वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ गए किसकी, गवर्नमेंट को, यानी खुद का जमीन उनके नाम पे हो गया और गवर्नमेंट को वो बस क्या करेंगे, एक छोटी सी अमाउंट के टैक्स पे करते थे। ओनरशिप राइट गेव द टीलर इंसेंटिव टू द इंक्रीज। अब जाहिर सी बात है, तुम्हारे नाम पे खुद की जमीन है, तो तुम क्या करोगे, ट्राई करोगे कि जितना मैं यहाँ पे मेहनत करूंगा उतना इनकम तो मेरे को आएगा ना, तो इंसेंटिव मिल गई, तो अभी प्रोडक्शन में इंक्रीज करने में वो हेल्प करेंगे लोग, ठीक है। अब आगे देखो लैंड सेलिंग, लैंड सेलिंग भाई बता रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, फिक्सिंग द स्पेसिफिक लिमिट ऑफ लैंड पर इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के पास कितनी जमीन रहेगा, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। एक्स्ट्रा रहेगा तो क्या करेगा, गवर्नमेंट ले जाएगा, और किसको देगा, लैंडलेस को दे देगा। इंप्लीकेशन, प्रमोशन ऑफ इक्विटी, यानी इसकी जो इंप्लीकेशन था क्या करना, इक्विटी करना, यानी कोई रिच नहीं कोई पुअर नहीं, सबके लिए सेम। उसके बाद डिसेंट्रलाइज द पावर एंड ओनरशिप, यानी जो जमीन कुछ लोगों के हाथ में था, जमींदारों के हाथ में था, उसको लेके किसको देगा, लैंडलेस को दे देगा। कितना अच्छा कदम था गवर्नमेंट का, देखो। अब हुआ क्या, इसमें भी कुछ लिमिटेशन आया, लेकिन अभी भी बहुत सारे जमींदार मतलब जमीन के क्या है, ओनर है। कैसे, स्टिल यहाँ पे क्या लिमिट, स्टिल होल्डिंग ए लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड बिकॉज ऑफ द लूप होल इन लेजिस्लेशन, यानी फॉर एग्जाम्पल एक एरिया की जमींदार है और वो उस एरिया की मान लो क्या नाम है इसका, क्या बन गया, विधायक बन गया, या कुछ ऐसे हो गया, या कुछ और भी लूप होल्स हो सकते हैं, यानी जिसके वजह से उसी से जमीन गवर्नमेंट ले नहीं पाया। उसकी और भी एक एग्जांपल देखो, जमींदार क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटेड, बोला ये जमीन तो हमारा है, हम कल्टिवेट करते हैं, हम खुद टीलर है ना, तो हमसे जमीन कैसे ले पाओगे। और भी ऐसे हैं। फिर क्या हुआ, जो जमींदार थे जिस टाइम पे सर्वे हुआ, वो अपनी जमीन को अपनी क्लोज रिलेटिव लोगों के नाम से कर दिए, जैसे फिर हट गया, सर्वे चला गया, फिर अपने नाम से वापस ले आए। तो ये सारे लिमिटेशन की वजह से ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नेक्स्ट देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ, एडॉप्शन ड्यूरिंग द 3rd फाइव ईयर प्लान। याद रखना, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो कौन सी 5 ईयर प्लान में आया था, 3rd फाइव ईयर प्लान में आया था। कब से कब तक, 1961 से लेकर 1966 में आया था। क्यों ऐसे, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं भी बोला कि 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड थी किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी, ठीक है। अब आ जाओ, डेफिनेशन क्या था, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ HOV सीड्स। ये देखना कि HOV सीड्स यूज करके हम क्या करेंगे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। बड़ा ध्यान से सुनना कि इंडिया में पहली बार नहीं हो रहा था ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये हमने किसी से लिया है, किससे लिया है सुनो, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया की जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसकी जो फादर है वो है MS स्वामीनाथन। बट एक्चुअली जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो साइंटिस्ट थे एग्रीकल्चर की, अमेरिका की, क्या नाम था इसको देखो, डॉक्टर नॉर्मन E. बोरले। याद रखना इसको, ठीक है। HOV सीड्स के बारे में बात करते हैं, देखो क्या हो गया, These seeds multiply 3 times the normal production of food grains, यानी जितना फूड ग्रेन्स हमारा प्रोड्यूस हो रहा था नॉर्मल सीड से, उसे 3 गुना बढ़ा दिया, कौन, HOV सीड्स, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, एंड दिस सीड्स नीड एक्स्ट्रा केयर, यानी इस सीड्स को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, किस चीज की, नीड्स टू 4 to 10 टाइम्स मोर फर्टिलाइजर एंड वाटर। जाहिर सी बात है, ये जो सारे ये सीड्स थे ये बड़े नाजुक किस्म के थे, यानी यहाँ पे पेस्ट अटैक की बड़ा प्रॉब्लम था, यानी अगर हम इसको फर्टिलाइजर और टाइम पे टाइम मतलब इतने सारे पानी नहीं देंगे तो ये इतना प्रोडक्शन हो भी नहीं पाएगा। तो क्या होगा, इट ऑल्सो इंक्लूड एमर्जिंग इरिगेशन फैसिलिटी। जाहिर सी बात है, पानी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन फैसिलिटी भी देना पड़ेगा।
तो इंपोर्टेंट फेज यानी ये जो इम्प्लीकेशन हुआ जो फेज में, दो फेज में हुआ, कौन सी फर्स्ट फेज 60s to 70s एंड सेकंड फेज 70s to 80s। ठीक है, तो इसके क्या क्या इंपोर्टेंट फैक्टर पड़ा ये देख लो। क्या है? अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, यानी यहाँ पे क्या हुआ, हम जो खुद के लिए प्रोडक्शन कर रहे थे अब इतना प्रोडक्शन हुआ, खुद भी खाए और मार्केट में बेचे भी है और फ्यूचर के लिए सेविंग भी कर लिया हमने। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी हमने जो सेविंग कर दिया तो फूड की क्या हो गया, बफर स्टॉक ह्यूज स्टॉक हो गया, ताकि क्या होगा, गवर्नमेंट इसको जिस टाइप पे नेचुरल कैलेमिटीज होगा या कोई इमरजेंसी होगा या मार्केट शॉर्टेज होगा तो इसको यूज कर पाएगा। बेनिफिट्स टू लोअर इनकम ग्रुप पीपल, जाहिर सी बात है मार्केट में सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई बढ़ने से क्या होगा रे, प्राइस कम हो जाएगी, तो जो लोग फूड को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो लोग अफोर्ड कर पाए। रिस्क देखो, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, इसकी क्या क्या रिस्क है, इसकी रिस्क देखो। रिस्क मैंने बोला था अभी कि इसको पेस्ट अटैक की डर था, किसको, HIV सीड्स को। रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम एंड इनइक्वालिटी, क्या बात है इसकी, यानी इसकी बात सुनो। अब मैंने क्या बोला कि ये जो सीड्स यूज करने के लिए तुमको क्या चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए बहुत ज्यादा, यानी और क्या चाहिए इसको, इरिगेशन सिस्टम भी चाहिए कि पानी चाहिए बहुत 4 से 10 गुना तक। तो होगा क्या, जिसके पास पैसा होगा वही सीड्स खरीदेगा और वही इसके ऊपर क्या यूज करेगा, फर्टिलाइजर यूज करेगा, और वो किसके क्या करेगा फिर इसके ऊपर, पानी की भी, उसके पास इरिगेशन सिस्टम भी बना लेगा। जिसके पास पैसा है नहीं वो क्या करेगा, यानी बात तो वही बन गई, जो इसके पास पैसा है वो और आगे ग्रोथ कर लेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, यही बात है ना। तो इसकी ये था। अब क्या हुआ, फिर इसके लिए ना एक डिबेट है, यानी गवर्नमेंट फिर क्या करा, जो लोग एक्चुअली पुअर है, मार्जिनल लैंड होल्डर है, तो उनको क्रेडिट फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा, ताकि सब्सिडी जो सीड था उनको सब्सिडीज में उसको दिया, कंसेशन में दिया, ताकि वो लोग भी इसको यूज कर सके। गवर्नमेंट ने कुछ किया, तो ये इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाला नहीं है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये क्या था, अभी आ जाओ। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर देयर आर ओनली, यहाँ पे क्या था, जिस टाइम पे ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, 1947 की बात कर रहे हैं, 1950 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे देश अभी आजाद हुआ था बस। तो जो प्राइवेट यानी नॉर्मल लोगों के पास कहाँ इतना पैसा था कि प्राइवेट सेक्टर कहाँ इतना इंडस्ट्रियल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कितना था, 2 ही था बस, याद रखना। कौन सी, एक था तुम्हारा टिस्को जमशेदपुर वाला, इसी के डेट किसको याद है क्या, मैंने पिछले क्लास में बताया था, 2 डेट मैंने बताया था, एक डेट में ये एस्टेब्लिश हुआ था और एक डेट में क्या होता प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, तो मुझे प्लीज कमेंट करके बता देना, ठीक। और एक कहाँ था, दुर्गापुर स्टील प्लांट कोलकाता में था, ठीक है। ये दोनों प्लांट वहां पे उस टाइम पे थे, यानी वेल मैनेज करके, और थे बट वेल मैनेज नहीं थे, वेल मैनेज 2 भी प्लांट थे। रोल अप, तो इसलिए क्या आया, पब्लिक सेक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ ताकि क्या करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर पाए। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल टू प्राइवेट सेक्टर, था नहीं पैसा, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। एक बात ध्यान से सुनना, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर अपनी बिजनेस स्टार्ट करती है तो विदाउट प्रॉफिट वो सजेस्ट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा ना, एग्जिस्ट कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो प्रॉफिट उसको चाहिए ही चाहिए, सबसे बड़ी बात। अब मान लो कि तुम इंडस्ट्री कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 1947 के टाइम पे तुमको अभी स्मार्टफोन दिया जाता तो उसका कोई यूज होता, बताओ क्या करते। पहले गवर्नमेंट ने क्या करा, देखो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने क्या करा, इंडस्ट्री बनाया, किसके लिए, कम से कम प्रोडक्ट जो आउटपुट होगा कम से कम लोग इसका यूज करने सीख जाएंगे, तब जाके प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर देंगे। गवर्नमेंट का यही मोटिव था। बट हम बहुत टाइम पे गवर्नमेंट को गाली देते हैं कि बहुत लेट हो गया, हम 1947 से, चाइना हमसे बाद में रिपब्लिक हुआ लेकिन कितना आगे बढ़ गया। हाँ, ये मानते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो स्लो हो गया, बट स्टार्टिंग की जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट ऐसे सोचता था कि पहले मैं खुद इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होऊंगा और क्या करूंगा, प्रोडक्शन करूंगा, लोगों को सिखाऊंगा, वेलफेयर प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद फिर बड़े ये प्रोसेस में थोड़ा सा देर हो गया, सही सोच था, थोड़ा सा लेट प्रोसेस हो गया और कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट का मोटिव था सोशल वेलफेयर करेगा, इसके लिए एक पॉलिसी लेके आए थे हम, जो फिर हम पढ़ेंगे IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, 30 अप्रैल वाला। देखो इससे पहले और एक पॉलिसी आया था, पॉलिसी 6 अप्रैल में आया था, ये 1948 में। मैं बता रहा हूं इसमें क्या था। देखो पहले जो हमने पॉलिसी बनाई इंडस्ट्री को क्या करने के लिए, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कराने के लिए हमने पॉलिसी बनाई, बट क्या हुआ था, हमारा जैसे जैसे रूल बनता गया, यानी हमने प्रीएम्बल को एक्सेप्ट किया, फिर हमने डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी हमने एक्सेप्ट किया, यानी कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमी तो मिक्स था,
बट हम ज्यादा ढल गए थे क्या, टुवर्ड्स सोशल वेलफेयर। मैं दिखाऊं यहाँ पे लिख रखा था, इसको बाद में तुम पढ़ लेना। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसके बारे में बात करता, सोशल जस्टिस वेलफेयर पीपल के बारे में बात कर रहा था। तो इसलिए क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं हमको पॉलिसी चेंज करना पड़ा। ये पॉलिसी गलत नहीं थी, बट इतना सोशल हो गया, तो इसकी वजह से हमको पॉलिसी चेंज करना पड़ा। 30 अप्रैल 1956 में एक नया पॉलिसी लेके आया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देखो इस पॉलिसी में क्या है, क्या करेगा हमने उसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दी। कौन सी 3 पार्ट में, पार्ट 1 देखो, पार्ट ए में हमने क्या कर दी, दोज इंडस्ट्री विच आर टू एन एक्सक्लूसिवली रेस्पॉन्सिबल ऑफ स्टेट। यानी ये जो इसमें पता है कितने इंडस्ट्री आते हैं, 17 इंडस्ट्री आते हैं, 17 इंडस्ट्री आते हैं। मैंने यहाँ पे लिस्ट देकर रखा है, इसको पढ़ लेना। यानी ये वो इंडस्ट्री है, यानी बिल्कुल स्टेट ओन इंडस्ट्री, यानी यहाँ पे क्या होगा, इसको गवर्नमेंट ओन करेगा इसको। यानी देखो गवर्नमेंट ओन करेगा। एक बात दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा अगर सेम टाइप का इंडस्ट्री कोई प्राइवेट संस्था खोला तो नहीं, गवर्नमेंट इसको बंद नहीं करेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट खोल दिया तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट भी और क्या करेगा उसमें, बट उसकी जो इंटरेस्ट है वो टुवर्ड्स नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर ऐसा कोई इंडस्ट्री है, उल्टा ये जो सेक्टर है उसको हेल्प करेगा, ठीक है। याद रखना है इसको। स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री किसके अंदर थे, शेड्यूल ए के अंदर। कभी टाइम मिलेगा तो शेड्यूल ए के बारे में क्यों हुआ, क्या इसकी मेन मोटिव था, अलग से डिटेल्स में समझाऊंगा, ठीक है। कमेंट करना अगर तुमको चाहिए तो। बाकी देख लो 17 इंडस्ट्री कौन सी इसके अंदर थे, स्टेट ओन्ड शेड्यूल ए के अंदर, ठीक है। इसको देख के पढ़ लेना। फिर आ जाओ शेड्यूल बी, इन 3 पार्ट में डिवाइड किया था, शेड्यूल ए, बी एंड सी। शेड्यूल बी में देखो ये क्या था, यानी हम जिसको बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट, यानी कुछ प्राइवेट भी था और क्या नाम था, गवर्नमेंट का यहाँ पे भी क्या था, हैंडलिंग पावर था। तो इसमें क्या था, कितने इंडस्ट्री आते हैं इसमें, तो 12 इंडस्ट्री आते हैं, याद रखना। वहां पे 17 था शेड्यूल ए में, यहाँ पे कितने आ गई, 12 इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री आ गया इसके अंदर, वो देख लो एक बार, ठीक है। अभी आ जाओ, बाकी जो बच गया वो किसके अंदर आ गया, शेड्यूल सी के अंदर। यानी ये फुली प्राइवेट इंडस्ट्री है, यानी इसको कौन, इसकी जो मैनेजमेंट ओनर ये सब कौन है, ये फुली प्राइवेट इंडस्ट्री है। अब आ जाओ बात करेंगे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के बारे में। यानी लाइसेंस क्या है, कुछ करने का परमिशन, कहां से, फ्रॉम गवर्नमेंट। कैसे, सेटिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्री। यानी अगर देखो, यानी ये जो पहले शेड्यूल ए में तो ये तो हो गया पूरा स्टेट गवर्नमेंट, इसको लाइसेंस नहीं चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है खुद की। जो शेड्यूल बी के अंदर हो गया सेमी गवर्नमेंट, यानी ये भी पार्टली गवर्नमेंट है और पार्टली क्या नाम है इसका, प्राइवेट है, तो इसको नहीं चाहिए। बाकी जो सी के अंदर थे ये प्राइवेट थे, बट इनको चलाने के लिए क्या चाहिए, परमिशन चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लाइसेंस। किस चीज के लिए चाहिए, सेटिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्री, नया इंडस्ट्री के लिए हमको लाइसेंस चाहिए। फिर क्या, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, तुम्हारे पास अगर इंडस्ट्री है तो नया ब्रांच खोलना चाहते हो, उसको बढ़ाना चाहते हो तो तब भी लाइसेंस चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी तुम अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो तो उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। 1955 इसको कौन सी कमेटी ने, कार्वे कमेटी ने इसको क्या किया, स्टार्ट किया। किस लिए किया था, मेन मोटिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जाहिर सी बात है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कौन सी टेक्निक यूज करेगा, लेबर इंटेंसिव यूज करेगा। तो इसलिए क्या होगा, लेबर इंटेंसिव तो करेगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन क्या नाम इसका, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। यही मोटिव था इनके पीछे, ठीक है। और उसके बाद फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बिग फार्म, इसके लिए हमने क्या करा, जाहिर सी बात है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लार्ज कंपनी के सामने टिक नहीं पाएगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, प्रोटेक्शन के लिए कुछ एक्ट बनाया, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट। और क्या, इसको वेरियस कंसेशन प्रोवाइड करेंगे, टैक्स में छोड़ देंगे, ताकि इसकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट वो कम हो जाए, बड़े फार्म से ये क्या कर पाए, कम्पीट कर पाए, ठीक है। अब आ जाओ देखो नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करेंगे। तो उस टाइम पे जो फॉरेन पॉलिसी हमारा बना वो क्या बना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसको और क्या बोलते हैं, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, इसको और क्या बोलते हैं, सेल्फ रिलायंस इसको बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देखो। यानी मेन मोटिव है कि हमारा उस टाइम पे जो पॉलिसी ऐसे क्यों होता, क्योंकि देखो 200 साल हमको अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या करे, हमारे ऊपर रूल करके गए, तो एक डर सा बैठ गया था कि अगर कोई कंपनी इंटरफेयर कर गया, पता नहीं फिर कितने साल तक हम गुलाम रहेंगे। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, नहीं फॉरेन के ऊपर डिपेंड होंगे नहीं, जो हमारे पास है उसी की रिसोर्स का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या बनाया पॉलिसी, हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो क्या हो गया, मेन मोटिव सेविंग फॉरेन एक्सचेंज, हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको सेव कर लेंगे। और फिर क्या हुआ, सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भर बनेंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया, 2 स्टेप लिया, टैरिफ एंड पोर्ट। टैरिफ का मतलब क्या है, अगर बाहर से कोई भी तुम गुड्स टैक्स इंपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर इंपोज कर दी हैवी टैक्स, यानी अब एटलीस्ट 250% तक, 250% तक टैरिफ टैक्स। तो जाहिर सी बात है बहुत महंगा हो जाएगा, लोग ले ही नहीं पाएंगे, तो डिस्करेज हो जाएंगे। फिर क्या हुआ, कोटा। कोटा मतलब
मैक्सिमम तुम कितना पीस इंपोर्ट करोगे, यानी उसके ऊपर 1 पीस 2 पीस या 3 पीस, इसके ऊपर लिमिट लगा दी, उसके बाद नहीं कर सकते इंपोर्ट। क्या रीजन था इसके पीछे? इसके रीजन था क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, हमारा जो पॉलिसी है वो प्रोटेक्ट रहे, और साथ में क्या, सेव द फॉरेन एक्सचेंज। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया, इतने डिटेल में नहीं बताया, बहुत हेल्प करेगा ये तुम लोग को किसमें, रिवीजन में। ठीक है, जय हिंद।